हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, पिछले वीडियो में हमने इस जो भी हमने सेट लिया है, उठा लिया है एएलपी के लिए, उसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे चीज़ों को। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्या है कि होता है क्या है कि कुछ लोगों को याद होता है कि 12.9 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होता है। जैसे प्रथम मतलब याद कर लेते हैं लोग, इतनी बार पढ़ते हैं कि याद हो जाते हैं। ठीक, तो अगर अपन को याद नहीं है तो अपन लिख लेंगे और जोड़ लेंगे और उसके बाद औसत निकाल लेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, और उसके बाद फिर जाता है 17, फिर आ जाता है 19, फिर आ जाता है 23, फिर आ जाता है 29। तो भैया यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ हो गई है, 10 तो हो गई हैं। अब जोड़ने वाली प्रक्रिया कर लेते हैं। तो जोड़ने के लिए समझेंगे मैं कैसे जोड़ता हूँ। 3 2 5, 5 5 10, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 13 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हो गया, ओके। और देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे 23 और 17 को जोड़ देंगे तो 20 10 30 10 40, यहाँ पे हमको 40 मिल जा रहा है। और क्या जोड़ देते हैं हम? 19 और 11 को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। और आखिर में रखा 29, तो उसको हम देखेंगे अभी फ़िलहाल। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा कितना? 30 20 50 10 60 और ये 40 जोड़ करके 100 हो जाएगा। और 29 जोड़ देंगे तो 129 मिल गया। और 10 संख्या है तो 10 से भाग करना है औसत याद करने के लिए, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 12.9 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें जोड़ने की प्रक्रिया आप कैसे लेते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण इसमें तरीका होता है देखने का। इसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे मैं जोड़ता हूँ। मैं अक्सर ऐसे ही जोड़ता हूँ कि ऐसे ही उन चीज़ों को उठाता हूँ जिनको जोड़ना आसान होता है। ठीक, जो कि 10 की संख्या में बन सके आराम से। तो ऐसी संख्याओं को उठाना ज़्यादा आसान रहता है। जब भी मैं जोड़ता हूँ तो ऐसे ही जोड़ता हूँ, तो मेरे लिए आसान पड़ता है। हालांकि आपके लिए कैसा पड़ता है वो आप समझें। ठीक है, तो समझना रहता है। अब देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये देखने में बहुत हैवी है। कह रहे नीचे दिए गए वृत्तालेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए वृत्तालेख में एक परीक्षा में छात्र ए के प्रतिशत अंक को दर्शाया गया है और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। पहला है मैथ, ये 50, फिजिक्स ग्रीन वाला है, केमिस्ट्री ये वाला है और पीला वाला इंग्लिश है। इतना सब कुछ हमको यहाँ पे समझ में आता है। अब इतना समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं कि कह रहे हैं छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 हैं, तो परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने हैं? तो भौतिक विज्ञान फिज़िक्स ये ग्रीन वाला है और इंग्लिश ये पीला वाला 10, 25 10 35, यानी कि हमको 260 का केवल 35% निकालना है बस। समझ रहे हैं? भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी का द्वारा कुल प्राप्त अंक, मतलब इन दोनों का कुल यानी योग, तो ऐसे ही निकाला जाता है। बहुत आसान हो जाता है। ठीक, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 13, 13 7 91, तो हमको क्या मिल गया? 91 मिल गया। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे उत्तर? 91। क्या मिल गया? 91। कितनी बार बोलूँगा मैं? क्या मिल गया? कोई मिल गया। चीज़ें इतनी आसान रहती हैं, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार इतना आसान क्यों ही बनाते हैं ये लोग पेपर, पर जीएस में काफ़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ कि छोड़ो, जाने तो कोई बात नहीं है। जीएस जो आता है उतना कर लो पहले, उसके बाद फिर सोचेंगे कि बाकी हम कर पाते हैं कि नहीं। कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं कि इसके बीच में, मतलब इसको पहले देखो, ऐसा जूम करके देखो, ऐसे है। अब देखो, ये जो 10 है, पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं ना, 10 और ये 5 और 10 को बराबर करना होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। जब हर बराबर होता है तो ऊपर आराम से जुड़ जाता है, यानी कि 8 1 9 हो जाएगा, 9/10 मिल जाएगा। ऐसे जोड़ता हूँ मैं अक्सर। ठीक, तो और 9/10 आगे भी था और भाग का निशान था। जब भाग करते हैं उसी संख्या में, उसी संख्या से कट जाता है, क्या बचता है? 1। तो भाग करने के बाद 1 बचता है, तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन समझा आपने? ऐसे करता हूँ मैं, ऐसा आप भी करें। देखिए, हर बार मौका नहीं मिलेगा ऐसा करने के लिए, लेकिन जब भी मौका मिले तो ऐसा करने का प्रयास करें, तो आपके लिए आसान हो जाएंगे चीज़ें। ठीक, चीज़ें आसान होती ही रहती हैं, हमेशा रहती हैं आसान। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया क्यों गया है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें +6
प्लस 6 गुणते 6 माइनस 6 है। अब ये 6 6 36 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। इधर 6 है, प्लस है, माइनस 6 है। अब ये प्लस 6 माइनस 6 यहीं काट सकते थे, पहले ही काट सकते थे, 6 6 36 डायरेक्ट लिख सकते थे, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 6 और 6 ये कट जाएंगे और ये 6 6 36 हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन को ये भैया एएलपी टेक्नीशियन में दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आसान क्वेश्चन बनाने की हद होती है। चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अब ये भी तो हमको आसान ही लग रहा है। कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की भुजाओं का अनुपात 4:1 है। एक आयत है, आयत ऐसा होता है, ये 4 ये 1, इस अनुपात में इसका भुजाएं और परिमाप है 50। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2L + B होता है, ठीक। लंबाई 4 है, चौड़ाई 1 है, तो 4 + 1 मैंने 5, इसमें गुणते 2 था ना, तो 5 दूनी है 10, 10 बराबर कितना दिखा दे रहा है? 50। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। ओके, 1 बराबर 5, तो यहाँ पे जो इनकी लंबाई थी 4, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और चौड़ाई जो थी 1 वो 5 के बराबर रहेगा, 5 एकम 5। कह रहे हैं उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या मिला है? 20 पंजे 100 मिला है। इसका क्षेत्रफल कितना मिला है? 100 मिला है। लेकिन वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी एक ऐसा वर्ग है जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 100 है। तो 10 10 100 होता है, इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 10। तो इसका परिमाप क्या होगा? ये भी 10, ये भी 10, 10 चौके 40, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल सा, लेकिन है बहुत लंबा, है बहुत सिंपल लेकिन है लंबा। और कई लोगों को इसमें क्या कहते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। किस लिए मुश्किल हो जाती है? क्योंकि प्रोसेस लंबी चल गई ना, इसमें बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, और उसमें रोड क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किस रास्ते से जाएं ताकि आसानी से चीज़ें मिल जाएं। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ही लिख दिया था इसको, और सिंपल सा करने की कोशिश करें। चलो देखते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ये जो परिमाप है वो 50 आता है, भुजाओं का अनुपात 1:4 दिया गया है। तो अर्ध परिमाप नाम की चीज़ भी होती है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप समझ पाते हो तो, नहीं समझ पाते हो तो ऐसे ही कर लो। 4 1 5 हो रहा था, 5 दूनी 10, ये इसका परिमाप हो जाएगा 10 बराबर 50, ठीक। इसकी लंबाई 4 है, ठीक है, चौड़ाई 1 है, तो 1 बराबर यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रहा है, तो 5 चौकी ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल होता है 20 पंजे 100। ये आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भी सेम टू सेम रहेगा, यानी वो भी 100 रहेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर 100 है तो इसकी भुजा क्या होती है? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा गुणते भुजा, यानी 10 10 100, यानी इसकी भुजाएं क्या होंगी? सभी 10 की होंगी। तो 10 10 10 सभी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं को 10 10 जोड़ देंगे तो उसका वर्ग का परिमाप जो हमसे पूछ रहा है वो 40 मिल जाएगा। मतलब चीज़ें तो लंबी ही है यार, इसमें और क्या सॉर्ट कर सकते हैं मुझे नहीं पता, पर ये तो करना पड़ेगा इतना। आई थिंक ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज किसे कहते हैं? जैसे एक त्रिभुज हो गया जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, एक वर्ग हो गया जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, एक पंचभुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो गई, एक षष्ठभुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ऐसे ही समबाहुभुज होते हैं, ठीक है। इसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश हो। देखिए, इसका अंतःकोण दिया हो और भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है जो कि होता है, ठीक है, और वो मुझे याद होता भी है और मैं भूल जाता हूँ बार बार। इस वजह से मैंने उसको याद करने की झंझट ही छोड़ दी। मैंने कहा कि मैंने एक चीज़ ध्यान क्या दी थी, समझ में आई थी। जैसे एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, हमने ये अंतःकोण होते हैं, ठीक है, ये अंतःकोण होते हैं। और अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो वो दूसरी भुजा के साथ बहिष्कोण बनाता है। क्या बनाता है? बहिष्कोण। और बहिष्कोण और अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। और एक पते की बात ये भी थी कि जितने भी बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 360 ही होता है। हमेशा की बात है, किसी भी बहुभुज को उठा लीजिए, त्रिभुज से लेकर के 1000 भुजाओं वाले, 1000 भुजाएं जिसके पास है, जिसके पास 3 भुजाएं, जिसके पास 1000 भुजाएं, सभी के बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 ही रहेगा। यही नियम होता है, ठीक है, इससे अलग ये जा नहीं सकते हैं। तो मुझे ये पता कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, और हमेशा बहिष्कोणों का योगफल क्या हो जाता है? वो 360 होता है। तो इस माध्यम से हमने निकाला, क्या निकाला कि अंतःकोण दिया है, हमेशा अंतःकोण या बहिष्कोण दिया गया होगा। बहिष्कोण दिया है तो बहुत आसान, 360 से भाग कर दिया। अंतःकोण दिया तो पहले 180 में घटा दो, 10 में से 5 गेन 5 और 7 में से 6 गेन 1, 15, 1 में से 1 खत्म। ये हो गया अंतःकोण, मतलब बहिष्कोण हो गया। अंतःकोण दिया था, बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। बस 15 दूनी
30, 15 चौके 60, 24 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका होता है ये मुझे काफ़ी आसान लगा, क्योंकि ये लॉजिकल है, मतलब ये आसानी से याद हो सकता है मेरे लिए। मैं बहुत आसानी से इसको याद कर पाया हूँ, इस वजह से मैं हमेशा इसी चीज़ का प्रयोग करता हूँ। और फार्मूला तो मे बी पॉसिबल शायद 290 - n होता है क्या, या फिर जो भी होता मुझे नहीं पता, बट जो मुझे तरीका याद है मैं उस तरीके से काम, मतलब मेरा तरीका ये रहता है कि चीज़ों को बेसिक तरीके से समझो, लेकिन ऐसे तेज़ी से करो कि काम ही हो जाए। मैं आलसी हूँ, मैं ज़्यादा ट्रिक याद करने में मेरा बस ही नहीं छूट जाते हैं, तो मैं बेसिक तरीका ही अपनाता हूँ हमेशा और मेरा काम हो जाता है। ठीक, चलो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही करें। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वो संख्याएं जो स्वयं, ठीक है, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटेंगे, वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें जो भी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए जो दिया जाता है वो 2, 3, 5, 7 या फिर 11 से कटने वाले, मतलब जिनका आसानी से आपको काट सकते हैं, जिनका आपको याद होता है नियम ना, अब विभाज्यता का नियम, उनका नहीं देता है, उनके आगे वाला देता है। यानी 13, 17, 19, 23 और 29, इन सब से कटने वाली संख्याएं दी जाती। तो इसमें मुझे बहुत बोरियत फील होती है और मैं आम तौर पे इसे छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, फिर अगर आखिरी में 5-10 मिनट बचा है तो इस पर एक बार मैं कोशिश कर लूँगा कि हाँ यार कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर मिल जाए तो ठीक। तो इसमें अभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, चारों विकल्पों को चेक करना होगा। जो कट जा रहे हैं वो भाज्य हैं, जो नहीं कट रही वही अभाज्य होगी। ठीक है, और अभाज्यता नियम चेक करने के लिए एक और बात बताते हैं कि जैसे इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल मतलब इस किसके नज़दीक में है, कितना तक चेक करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं 161 की बात कर लेता हूँ, 161 सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है, मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ। तो मैं इसको किससे किससे चेक करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 12 में 144, 13 में 169, हाँ 13 में 169 होता है ना, 13 से 69 होता है। तो 13 से छोटी वाली संख्याओं तक मैं इसको चेक करूँगा बस। कहते हैं कि इसके वर्गमूल जिसके नज़दीक में होता है लगभग उतना तक चेक करना होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चेक करना होता है। तो अगर आप इसे चेक करना चाहेंगे तो 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे और 13 से 13 में 169 ज़्यादा चला गया, 13 से भी नहीं चेक करने की ज़रूरत है, उससे कम का ही चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 7 से कर लेंगे, इसे 7 दूनिया 14, 7 3 21, 7 दूनिया 14, 7 3 21, यानी कि 7 × 23 के बराबर है ये। ठीक, मतलब कि ये भी रहता है ना, लिमिट भी रखो ना कि इससे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे चेक किया जाता है। तो भाई आपको उत्तर यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, बाकियों को आप चेक करिए, यहाँ पे नियम मैंने बताया है, करिए कोशिश। और सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे हिसाब से करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को वही आखिरी समय के लिए छोड़ दूंगा भैया कि इस पर ध्यान देंगे, अगर हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो जय श्री राम। मुझे बाकी सब आसान क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ठीक, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये एक प्रश्न दिखाई दे रहा है आपके पास, इस पर प्रयास कर लीजिए, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको अगले वीडियो में चेक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, बाय।